हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फ्री ऑनलाइन कोचिंग और बबुआ स्टडी सेंटर पे। मैं निधि आप लोगों को प्राचीन इतिहास के बारे में बता रही हूँ, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है पाषाण काल। और पिछले वीडियोस में मैंने प्राचीन काल के स्रोतों के बारे में विवरण दिया है। अब देखिए आज के इस टॉपिक को देखते हैं, पाषाण काल। देखिए पाषाण का मतलब होता है पत्थर, ठीक है, यानी पत्थरों का काल। इसका मतलब होता है कि उस काल के लोग जो औजार थे वो पत्थरों का औजार प्रयोग करते थे, इस वजह से इसको पाषाण काल कहा गया है, ठीक है। या रहने के लिए जैसे भी बोलिए वो पत्थरों का ही इस्तेमाल करते थे, इसलिए इस काल को पाषाण काल कहा गया है, ठीक है। और आज का हमारा टॉपिक है पाषाण काल हम पढ़ रहे हैं। अब देखिए स्रोतों के आधार पे पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया है: प्रागैतिहासिक काल, आदिऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल, ठीक है। इसको प्रागैतिहासिक काल, आदिऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। देखिए प्रागैतिहासिक काल को ही पाषाण काल कहा जाता है, ठीक है। देखिए प्रागैतिहासिक काल में जो होते हैं वो लिखित साक्ष्य नहीं मिलते हैं, यानी कि उस समय के लोग लिखना पढ़ना सब नहीं जानते थे, ठीक है। उस समय का कोई हमें लिखित साक्ष्य नहीं प्राप्त होता है। देखिए आगे हम लोग देखेंगे कि कैसे किस साक्ष्य के आधार पर यह काल निर्धारण किया गया है, ठीक है। प्रागैतिहासिक काल। अब देखिए आद ऐतिहासिक काल। आद ऐतिहासिक का होता है मतलब कि इसमें लिखित साक्ष्य मिला है बट पढ़ा नहीं जा सका है, जैसे हड़प्पा सभ्यता का काल आद ऐतिहासिक काल में आता है। जैसे देखिए कि हड़प्पा सभ्यता में हमें मुहरों पे लिपि मिले हैं, या फिर अभी कुछ समय पहले ही वहाँ पे एक साइन बोर्ड मिला है तो जिसको लेकिन वो पढ़ा नहीं जा सका, यानी कि हड़प्पा सभ्यता का लिपि जो है वो अभी पढ़ा नहीं जा सका है, ठीक है। अब देखिए ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल में वैदिक काल। ऐतिहासिक काल में वैदिक काल आता है और 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से स्टार्ट वाला जो काल होता है वो होता है ऐतिहासिक काल में आता है। देखिए वैदिक काल में का जो ग्रंथ है उस ग्रंथ से हम वैदिक काल का काल निर्धारण करते हैं, यानी कि साक्ष्य तो लिखित मिला ही है। और 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से तो हमें सारे ही साक्ष्य लिखित मिल सकते हैं, मिलते हैं और अभिलेख मिलते हैं, प्रशस्ति मिलते हैं, जिसको हम पढ़ के उसके इतिहास के बारे में जानते हैं। अब देखिए प्रागैतिहासिक काल के जनक किसे कहा जाता है? रॉबर्ट ब्रूस फुट को, ठीक है। रॉबर्ट ब्रूस फुट को प्रागैतिहासिक काल का जनक कहा जाता है। 1820 ईस्वी में जॉर्गेसन थॉमसन ने इसे 3 भागों में बताया है, 3 भागों में बांटा है। यहाँ पे होगा 3 भागों में बांटा है। चलिए हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं अच्छे से। 3 भागों में बांटा है। किसमें? पाषाण युग, कांस्य युग और लौह युग, ठीक है। देखिए पाषाण युग तो ये मैंने बता दिया। अब ये होता है कांस्य युग, ठीक है। ये हड़प्पा सभ्यता का जो युग है ये कांस्य युगीन सभ्यता है, और कांस्य एक धातु होता है जो टीन और तांबे को मिलाकर बनता है, ठीक है। ये कांस्य युगीन सभ्यता है। और 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व वाला जो होता है ये लौह युगीन सभ्यता कहा जाता है, ठीक है। लौह युगीन सभ्यता। ये लौह युगीन सभ्यता है। अब देखिए भारतीय पुरातत्व के जनक किसे कहा जाता है? अलेक्जेंडर कनिंघम को, ठीक है। अलेक्जेंडर कनिंघम जो है वो भारतीय पुरातत्व के जनक है, ठीक है। पूरा पाषाण काल के बारे में अब पढ़ते हैं। आज का हमारा टॉपिक सिर्फ प्रागैतिहासिक काल रहेगा, ठीक है। फिर हम लोग अगले वीडियो में आदिऐतिहासिक और ऐतिहासिक के बारे में पढ़ेंगे। तो आज हम लोग ये पढ़ रहे हैं प्रागैतिहासिक काल। इसमें देखिए प्रागैतिहासिक काल सबको पाषाण काल कहा जाता है, यानी कि पाषाण काल को देखिए 3 भागों में बांटा गया है: पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। पूरा पाषाण को पुनः 3 भागों में बांटा गया है: निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उत्तर या उच्च पूरा पाषाण काल। देखिए पूरा पाषाण काल को 3 भागों में जॉन लुबाक ने बांटा है, ठीक है। और
पुरा पाषाण काल को पुनः 3 भागों में बांटा गया है, निम्न पुरा पाषाण काल, मध्य पुरा पाषाण काल और उच्च पुरा पाषाण काल। देखिए सबसे जरूरी बात कि ये पाषाण काल का जो टॉपिक है ना वो यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, एसएससी, रेलवे, सीडीएस, एनडीए और बाकी नीट जेआरएफ के लिए तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये हमारा पाषाण काल, ठीक है। और ये जो मैंने आपको संक्षिप्त में इसका विवरण प्रस्तुत किया है, ये इससे हमारे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं और नीट जेआरएफ के पर्पज से तो ये काफ़ी ही इम्पॉर्टेंट है। ये टॉपिक पाषाण काल से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं स्टेट पीसीएस, रेलवे, सीडीएस और नीट जेआरएफ वगैरह में, ठीक है। हिस्ट्री, कल्चर, इंडियन कल्चर, हिस्ट्री या फिर आर्कियोलॉजी से जेआरएफ, नीट जेआरएफ के एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब देखिए निम्न पुरा पाषाण काल को मद्रासी संस्कृति कहा जाता है। पता है क्यों कहा जाता है? क्योंकि अत्रिपक्कम, ठीक है, अत्रिपक्कम तमिलनाडु प्राचीन काल के मद्रास से, यहाँ से देखिए ये ऐसे कर दूं या फिर यहाँ पे भी लिखा हुआ है, चलो यहीं पे बता दूंगी मैं आपको। निम्न पुरा पाषाण काल को मद्रासी संस्कृति कहा जाता है, मध्य पुरा पाषाण काल को फलक संस्कृति कहा जाता है और उत्तर पुरा या उच्च पुरा पाषाण काल को ब्लेड ब्यूरिन संस्कृति कहा जाता है। अब ये नाम क्यों दिया गया है? ये इनके औजारों के आधार पे नाम दिया गया है, मद्रासी संस्कृति, फलक संस्कृति और ब्लेड ब्यूरिन संस्कृति। अब देखिए अब इसके बारे में हम लोग देखते हैं। देखिए पुरा पाषाण काल का जो काल है वो 25 लाख बीसी से 10,000 बीसी तक है, ठीक है। और अब इसके लक्षण देखिए, मतलब कि पुरा पाषाण काल के लोग कैसे रहते थे? आखेट या शिकार पे निर्भर थे, ठीक है। वो आखेट या शिकार पे ही निर्भर रहते थे, सिर्फ वो जानवरों के मांस खाते थे। औजार, इसके प्रमुख औजार कौन कौन से हैं? क्वार्टर जाइट, स्क्रैपर और फलक ब्लेड। देखिए मैंने बताया ना फलक संस्कृति, ब्लेड संस्कृति और ये मैंने क्वार्टर जाइट, हस्त कुठार जो है ना वो क्वार्टर जाइट से निर्मित था। अब देखिए स्थल, इसके ये महत्वपूर्ण स्थल है, इसके अलावा भी बहुत सारे स्थल हैं, ठीक है। अगर आप लोग चाहेंगे तो मैं इसको एक एक टॉपिक को भी पूरा कवर कर सकती हूँ। अब देखिए अत्रिपक्कम, ये मैंने सिर्फ आपको एक एग्जाम के पर्पज से इसका संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत किया है, लेकिन अब लेकिन ये जो मैंने नाम बताया है ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट नाम है, या फिर ये इसका जो डिवीज़न है ये सारे ही एग्जाम्स पर्पज से काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। जैसे देखिए स्थल अत्रिपक्कम, मैंने इसको मद्रासी संस्कृति क्यों कहते हैं मैंने बोला यहाँ पे बता देती हूँ। अत्रिपक्कम तमिलनाडु में है, तमिलनाडु में है, ये वर्तमान का तमिलनाडु है, उस समय ये मद्रास था तो इसलिए उसको यहाँ पे ये मद्रासी संस्कृति कहा जाता है, ठीक है। इसीलिए मद्रासी संस्कृति कहा जाता है, मद्रास में मिला था ये। अब देखिए शिवालिक क्षेत्र में शिवालिक क्षेत्र इसका प्रमुख स्थल है हथनौरा। हथनौरा से क्या मिला था? मानव का खोपड़ी, प्रथम मानव का खोपड़ी, ये प्रथम मानव का खोपड़ी यहाँ से मिला था। भीमबेटका से क्या मिला है? प्राचीनतम चित्रकला, चित्र शैली या बोल सकते हैं या चित्रकला, ठीक है। चिरकी निवासा आदि, ये बहुत सारे यहाँ पे ये स्थल हमें मिलते हैं पुरा पाषाण काल के, ठीक है। देखिए ये एग्जाम पर्पस से काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं और ये मैंने संक्षिप्त में सिर्फ एग्जाम पर्पस से ही बताया है। अब देखिए पाषाण काल में मानव जीवन, पुरा पाषाण काल में मानव का जीवन किस तरीके से था? देखिए इस काल के लोग पूर्णतः प्रकृति पे निर्भर थे। मैंने बताया ना प्रकृति पे निर्भर का मतलब है या तो कंदमूल फल फूल खाते थे या फिर ये जानवरों के मांस को खाते थे। और देखिए उस समय तक इन्होंने अग्नि को नहीं ढूंढा था, आग को नहीं जाना था, इसलिए ये जो जानवरों का मांस था वो कच्चा मांस खाते थे, ठीक है। अब देखिए शिकार
कंदमूल के भोजन पर आश्रित थे, ठीक है। अग्नि के प्रयोग से अपरिचित थे, मैंने बताया ना अग्नि का मतलब अभी प्रयोग इन्होंने नहीं जाना था। मांस कच्चा खाते थे। पशुपालन कृषि का अभाव था, ये लोग पशुपालन और कृषि नहीं जानते थे, ये सिर्फ पशुओं को आखेट करके यानी कि शिकार करके खाना जानते थे और इसीलिए जीवन में अस्थायित्व नहीं था। इसका मतलब ये है जीवन में अस्थायित्व नहीं था कि मान लीजिए कि हो सकता है कि जहाँ ये रहते थे, जहाँ इन लोगों को ज़्यादा पशु और जहाँ पे पेड़ पौधे ज़्यादा रहते थे वो वहाँ पे ये लोग चले जाते थे, ठीक है, क्योंकि इन लोगों का जो भोजन था वो सिर्फ पशुओं और कंदमूल फल फूल पे ही आश्रित थे भोजन के लिए ये लोग। अब देखिए इसीलिए कहा जाता है कि इस काल का जो मानव था वो उपभोक्ता था, उत्पादक नहीं। इसका क्या मतलब होता है कि वो सिर्फ उपभोक्ता था, यानी पशुओं को खाता था, पशुओं से मांस लेता था या फिर कंदमूल, उत्पादक नहीं। इसका मतलब कि वो कृषि वगैरह करना, कोई चीज को उत्पादित करना वो नहीं जानता था। इसीलिए कहा जाता है कि उस काल में मानव, इस काल में मतलब कि पूरा पाषाण काल का जो मानव है वो उपभोक्ता था, उत्पादक नहीं, ठीक है। इस तरीके से हम लोग पूरा पाषाण काल को देखते हैं। अब हम लोग देखते हैं मध्य पाषाण काल को, ठीक है। अब मध्य पाषाण काल के बारे में जानते हैं। देखिए ये आप लोग या तो नोट कर लीजिए, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। मोस्टली एग्जाम्स में पाषाण काल से क्वेश्चंस आते ही आते हैं, ठीक है। अब आपको मध्य पाषाण काल के बारे में बताती हूँ, ठीक है। मध्य पाषाण काल, देखिए अब मध्य पाषाण काल के बारे में, मध्य पाषाण काल का समय क्या है, 10,000 BC से 4,000 BC तक, ठीक है। सर्वप्रथम CL कार्लाइल ने विंध्य के क्षेत्र में खोजा था, इसे विंध्य की पहाड़ियों में इसे सर्वप्रथम CL कार्लाइल ने खोजा था, ठीक है। इसको अंडरलाइन कर देती हूँ मैं, CL कार्लाइल ने खोजा था। पूरा पाषाण और मध्य पाषाण काल क्या है, पूरा पाषाण काल और नव पाषाण काल के बीच का जो समय है वो मध्य पाषाण काल कहलाता है, ठीक है। देखिए लक्षण इसके क्या क्या है, ये आखेटक मतलब कि इस काल में भी, मध्य पाषाण काल में भी जो वो आखेटक शिकार करते थे और खाद्य संग्रहक और उसको संग्रह करते थे और पशुपालन की शुरुआत इस काल में हो चुकी थी, ठीक है। साक्ष्य तो नहीं मिलते बट पशुपालन की शुरुआत हो चुकी थी। फिर अग्नि की खोज इन्होंने कर लिया था इस काल में। अब वो मांस को भून कर खाते थे, ठीक है। देखिए औजार है माइक्रोलिथिक, माइक्रो मतलब सूक्ष्म और लिथिक मतलब पत्थर के जो उपकरण होते हैं, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं सूक्ष्म पत्थर के उपकरण, ठीक है। अब देखिए स्थान है चोपनी मांडो, सराय नाहर, महदहा, ठीक है। ये मेन, ये इसके अलावा भी बहुत सारे स्थान हैं लेकिन ये हमारा मेन सबसे महत्वपूर्ण स्थान है। इसमें देखिए ये एग्जाम के पर्पस से मैंने बताया पाषाण काल का जो टॉपिक है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखिए चोपनी मांडो यूपी में है, ये उत्तर प्रदेश में है, मैंने बोला विंध्य की पहाड़ियों से, ठीक है। तो ये विंध्य की पहाड़ियों वाले में ये सारे रीजन आते हैं। सराय नाहर भी यूपी में है और महदहा भी यूपी में है, ठीक है। अब देखिए चोपनी मांडो से जंगली चावल के साक्ष्य मिले थे और हस्त निर्मित मृदभांड मिले थे, ठीक है। प्राचीनतम दफनाने का साक्ष्य यहीं से मिला है, ठीक है। और बूचड़ खाना मतलब होता है पशुओं का रखने का जो स्थान होता है उसे बूचड़ खाना कहा जाता है, वो महदहा से सर्वप्रथम यहीं से साक्ष्य मिला था। तो इसका मतलब देखिए आपको पता चल रहा है ना कि पशुओं का रखने का स्थान, यानी कि
मध्य पाषाण काल में बूचड़ खाने का जब हमें साक्ष्य मिलने लग गया है, इसका मतलब ये हुआ कि ये लोग पशुओं को रखने लग गए थे, यानी कि पशुपालन का आरंभ हो चुका था। ठीक है, और इससे पहले वो लोग पूरा पाषाण काल में पशुओं को सिर्फ आखेट के लिए, मतलब कि शिकार के लिए वो लोग सिर्फ इस्तेमाल करते थे। ठीक है, खाने के लिए। अब वो लोग अग्नि को भी ढूंढ चुके थे, तो अग्नि का भी खोज कर चुके थे, तो वो अब पशुओं को मारकर और उसके मांस को भून कर खाते थे। ठीक है, पहले इससे पहले काल में जो पूरा पाषाण काल था उसमें वो लोग कच्चा मांस को खाते थे। अब देखिए, पशुपालन के प्रारंभिक निशान जो हैं वो राजस्थान और मध्य प्रदेश से मिला है, और प्रथम साक्ष्य जो है पशुपालन का वो आदमगढ़ से मिला है। आदमगढ़ क्या है, ये एमपी में है। ठीक है, आदमगढ़ एमपी में, और यहाँ से पहला पशुपालन का साक्ष्य मिला है। ये देखिए, ये पशुपालन का साक्ष्य नहीं है, ये बूचड़ खाना मिला है, मतलब कि यहाँ पे पशुओं को रखा जाता था, लेकिन पशु पालने का जो साक्ष्य है वो हमें आदमगढ़ से मिला है। यानी कि पशुओं के खुर के निशान, जो उसके पैर के निशान वगैरह जो होते हैं वो मिलते हैं। इससे पता चलता है कि यहाँ पे पशुओं को पाला जाता था। अब देखिए, मानव जीवन, ठीक है, विंध्य क्षेत्र में, और विंध्य क्षेत्र और भीमबेटका से जो साक्ष्य मिले हैं, देखिए मध्य पाषाण काल का भीमबेटका भी एक महत्वपूर्ण स्थल है। ठीक है, ये भी एक महत्वपूर्ण स्थल है भीमबेटका। ठीक है, इससे जो साक्ष्य मिले हैं वह मध्य पाषाणिक काल के सामाजिक और सांस्कृतिक रीति रिवाजों को उजागर करता है। ठीक है, भीमबेटका से जो हमें पेंटिंग्स प्राप्त हुए हैं, जो उसमें देखेंगे कि वो आखेटक का और लोगों को झुंड में बैठने की चित्रकारी की हुई है और शिकार करते हुए बताया गया है। तो इस तरीके से हम लोग देखते हैं कि उसके सामाजिक और सांस्कृतिक रीति रिवाजों का भी इससे पता चलता है। ठीक है, पशु पक्षी का जो चित्र मिला है वो खाद्य संग्रहक और अर्थव्यवस्था की तरफ इशारा करता है। अब देखिए, नवपाषाण काल, नवपाषाण काल में क्या है, अब देखिए नवपाषाण काल में है, यहाँ पे सर्वप्रथम जॉन लुबाक ने नवपाषाण शब्द का प्रयोग किया था। ठीक है, सर्वप्रथम जॉन लुबाक ने प्रयोग किया था, किसमें, उनकी एक पुस्तक है प्री हिस्टोरिक टाइम। ठीक है, प्री हिस्टोरिक टाइम में उन्होंने सर्वप्रथम इसका प्रयोग किया था। गार्डन चाइल्ड ने नवपाषाण और ताम्रपाषाणिक संस्कृति, नवपाषाण और ताम्रपाषाणिक संस्कृति के लिए अन्न उत्पादक और नवपाषाणिक क्रांति शब्द का प्रयोग किया है। देखिए, इन्होंने जो यहाँ पे ये क्रांति शब्द का प्रयोग किया है, ये क्रांति शब्द के लिए काफी मतलब इसकी आलोचना हुई थी, इसलिए क्योंकि देखिए क्रांति उसको कहा जाता है जो अचानक होता है, जो अचानक चीजें हो जाती हैं उसको क्रांति कहा जाता है। ठीक है, लेकिन नवपाषाणिक जो है वो क्रांति नहीं है, धीरे धीरे मतलब वो विकसित हुआ है। जैसे देखिए, नवपाषाणिक काल में क्या है, पशुपालन और कृषि दोनों हो गए थे। अब हमें देखिए, मध्य पाषाण काल में पशुओं का साक्ष्य, पालन का साक्ष्य मिलता है, और हमें जंगली चावल के भी साक्ष्य मिलते हैं। यानी कि इस काल से ही मतलब शुरुआत हो चुकी थी, प्रारंभ हो चुका था, बट इस काल में आके विकसित रूप देखने को मिलता है। लेकिन इसमें इसका जो जीवन था, ये मध्य पाषाण काल के लोगों का जो जीवन था वो पशुओं पे ही निर्भर था अभी, इसलिए इस काल को हम लोग कृषि से संबंधित नहीं करते हैं। ठीक है, अब देखिए, सर्वप्रथम मेहरगढ़ नवपाषाणिक साक्ष्य मिलता है। ये मेहरगढ़ पाकिस्तान में है। ठीक है, ये पाकिस्तान में है मेहरगढ़, अगर यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ तो लिख देती हूँ, ये पाकिस्तान में है अब। ठीक है, नवपाषाणिक साक्ष्य मिलता है, यहाँ से हमें चावल का साक्ष्य मिलता है। ठीक है, चावल का साक्ष्य मिलता है, जौ का साक्ष्य मिलता है, गेहूं का साक्ष्य मिलता है, और पता है ये मेहरगढ़ को रोटी का टोकरी भी कहा जाता है। रोटी का प्राचीन काल के समय से ही इसको रोटी का टोकरी कहा जाता है। यहाँ पे गेहूं, जौ और चावल
तीनों ही मिले हैं हमें। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज जौ था, ठीक है। सबसे पहले मानव ने जौ को उगाया था, ठीक है। जौ को अपने कृषि में सबसे पहले जौ को उगाया था। उसके बाद सर्वप्रथम प्रयोग की गई धातु है तांबा, ठीक है। तांबे को सबसे पहले प्रयोग किया था इसने। फिर स्थल में देखिए बुर्ज होम और गुफकराल, ये दोनों ही कहाँ पे है? कश्मीर में है, ठीक है। बुर्ज होम, और देखिए ये नवपाषाणिक काल का प्रमुख स्थल है, बहुत ही ये महत्वपूर्ण स्थल है और इससे हमेशा क्वेश्चंस आते ही आते हैं, ठीक है। कोलडिहवा ये यूपी में है और मेहगढ़ा ये भी यूपी में है, ठीक है। कोलडिहवा से हमें धान की खेती का प्रमाण मिलता है। सर्वप्रथम धान की खेती का प्रमाण हमें कहाँ मिलता है? ये देखिए, सर्वप्रथम धान की खेती कहाँ पे मिलता हमें? कोलडिहवा से, यानी कि सबसे पहला चावल का जो साक्ष्य है वो हमें कोलडिहवा से मिलता है। फिर मेहरगढ़ से मिलता है। देखिए पहले खुदाई मेहरगढ़ की हुई थी, इसलिए आपको कहीं कहीं मेहरगढ़ मिलेगा, लेकिन मेहरगढ़ के जो काल है वो मतलब मेहरगढ़ के बाद कोलडिहवा था। तो कोलडिहवा का 5000 BC है और मेहरगढ़ का 7000 है। तो ये कोलडिहवा को सबसे पहला चावल का साक्ष्य हमें यहीं से मिला था, ऐसा प्राप्त होता है। फिर मेहगढ़ा पशुओं के रहने का स्थान, मेहगढ़ा से पशुओं का रहने का स्थान, वही बूचड़ खाना, ठीक है। और सांवे का दाना मिला था, ठीक है। अब देखिए दक्षिण भारत की नवपाषाणिक संस्कृति, इसमें है रागी, कुल्थी, ठीक है। ये एक दाल का प्रकार होता है, रागी और कुल्थी, ठीक है। राख के टीले, देखिए इस राख का जो टीला मिला है उससे राख के टीले से यह अनुमान लगाया जाता है कि यहाँ पे पशुओं को पाला जाता रहा होगा, ठीक है। राख के टीले और सामुदायिक भोज के मिले हैं। सामुदायिक भोज मतलब इकट्ठे बैठकर खाने के प्रमाण मिला। इसका मतलब ये इससे हमें वो उस समय के सामाजिक स्थिति का पता चलता है कि लोग सामाजिक हो चुके थे, लोग एक मतलब समाज बना रहे थे, ठीक है। लोग समुदाय में रहना शुरू कर दिए थे, ठीक है। अब देखिए इससे हमें ये पता चलता है मृद भांड मिले हैं, तो जिससे कि हम लोग उसके काल निर्धारण को, उसकी सामाजिक और सांस्कृतिक स्थिति और को देख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए दक्षिण भारत के प्रमुख स्थल कौन कौन से हैं? संगनकल्लू, बुदिहाल, कुपगल और उतनूर, ठीक है। मानव जीवन, देखिए ये कर्नाटक में है संगनकल्लू और बुदिहाल भी कर्नाटक में है, उतनूर यहाँ पे आंध्र प्रदेश में है। मानव जीवन, देखिए मानव जीवन इस समय कहता था कृषि और पशुपालन आरंभ हो चुका था और मतलब कि पशुपालन और कृषि पे ही ये लोग निर्भर हो गए थे। अब कांस्य काल का उदय हो गया था। देखिए इसके बाद ये मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल से हमें कांस्य काल का उदय मिलता है, यानी कि हड़प्पा सभ्यता जो प्रथम नगरीकरण है वह उसका आरंभ हो चुका था, कांस्य काल का आरंभ हो चुका था। अब उपभोक्ता, देखिए पूरा पाषाण काल में क्या था कि वो पूर्णतः पशुओं पे निर्भर थे, ठीक है। जब वो पूर्णतः पशुओं पे निर्भर थे तो उस समय मनुष्य जो था, उस समय का जो मानव जीवन था पूरा पाषाण काल का, वो सिर्फ उपभोक्ता था, यानी उत्पादित तो वो कुछ नहीं कर रहा था। तो उस समय उपभोक्ता था, उत्पादक नहीं। अब नव पाषाण काल में जहाँ कृषि और पशुपालन मानव दोनों ही करने लगा, तो अब वो उपभोक्ता और उत्पादक दोनों हो गया। तो इस तरीके से नव पाषाण काल का मानव जीवन इस प्रकार से कृषि और पशुपालन पे पूर्णतः निर्भर हो गया था। और अब देखिए मध्य पाषाण काल में इस तरीके से हमें मानव जीवन मिलता है और उनके सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन, उनके जो विंध्य और भीमबेटिका से चित्र मिले हैं उससे देखने को मिलता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल को देखा। देखिए अब इससे एग्जाम के पर्पज से ये काफ़ी ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो अब देखिए
पाषाण काल को हमने देखा, पूरा पाषाण काल जो कि पूर्णतः ही आखेट यानी कि शिकार पे वो लोग निर्भर थे। उसके बाद मध्य पाषाण काल, इसमें ये पशुपालन का आरंभ हो चुका था, लेकिन फिर भी वो उसको सिर्फ शिकार करके खाने के लिए, ठीक है, शिकार करके खाते थे। और इसमें इन्होंने अग्नि को खोज लिया था तो वो मांस को भून कर खाना शुरू कर दिए थे। और नवपाषाण काल में कृषि का आरंभ हो चुका था, तो ये लोग अपने फसलों को उगाना भी शुरू कर दिए थे और कृषि पे निर्भर हो गए थे। ठीक है, इस तरीके से हमने पाषाण काल को देखा। ठीक है, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।